हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की सीरीज अलग है, वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। ये भी वीडियो सेमेस्टर 2 के लिए ही है और वो भी सीरीज सेमेस्टर 2 के लिए ही थी। तो चलो देखते हैं कौन कौन टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ तैयार हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा आज का चैप्टर है वो क्या है, सैंपल स्पेस, इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमारा लेसन नंबर 1 है। ऐसे 10 लेसन हमें इस सीरीज में कंप्लीट करने होंगे, यानी कि सीरीज थोड़ी सी बड़ी बनेगी, ठीक है। और वीडियोस भी थोड़ी सी लेंथ जो है वीडियोस की थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वीडियोस। तो आराम से तसल्ली से देखते रहना। जानता हूं रील का जमाना है, अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो को छोटा ही रखता हूं ताकि बच्चे जो है वो ध्यान से टॉपिक को समझ सके। तो चलो अब आते हैं आज की वीडियो पे। तो पहले लेसन नंबर 1 हमारे पास है क्या, सैंपल स्पेस, इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये तीन जो वर्ड है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये तीनों आपने पढ़ रखे होंगे जब आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी। प्रोबेबिलिटी 9th क्लास में भी थी, 10th में भी थी, 11th में भी थी और 12th में भी थी। तो जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है उन्हें पता होगा ये तीन वर्ड किस तरीके से काम करते हैं। जो नहीं पढ़ा, जो बेचारे कंचे खेल रहे थे उस उम्र में, वो आज समझ जाएंगे क्या क्या टॉपिक होते हैं इसके अंदर। पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं इस चैप्टर के, वो डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस एंड पॉपुलेशन, देयर सिग्निफिकेंस। तो चलो समझते हैं पहले। देखो हमारा टॉपिक क्या है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम। अब स्टैटिस्टिक्स में हमें प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है और स्टैट्स भी पढ़ना है। जिन बच्चों को स्टैट्स का मतलब पता होना याद होगा कि स्टैट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास रॉ डाटा आता है ना, उसको एक यूजफुल वे में कन्वर्ट करना और सामने वाले को रिप्रेजेंट करना ताकि वो डाटा से सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आराम से निकाल पाए, अच्छे से समझ पाए। ये काम किसका होता है, स्टैट्स का होता है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स में हम एक रॉ डाटा को यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। इसे कुछ स्टेप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे दो वर्ड आए स्पेशल, एक आया सैंपल स्पेस क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, और पॉपुलेशन क्या होता है एंड देयर सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले समझते हैं सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं तो जो भी इवेंट होते हैं ना, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे इवेंट्स लिखे गए हों, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक डाई उछाला, मैंने एक डाई रोल कर दिया। जब मैं डाई रोल करूंगा तो उसमें क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं। अब सैंपल स्पेस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कि ये जो 1 से लेके 6 तक का सेट बना है वो हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है। अब बात आती है भैया फिर ये पॉपुलेशन क्या होता है। जब भी हम कभी डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पता है क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। सपोज करो आपको सेंसस करना है। अब बात है सेंसस वर्ड क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ ना। आपको डाटा कलेक्ट करना है अपनी सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी के जो भी लोग होंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन। लेकिन मैं बोलूं आपको डाटा कलेक्ट करना है आपके पूरे शहर के बारे में, तो शहर के सारे लोग क्या हो जाएंगे आपके लिए, पॉपुलेशन। यानी कि जिस भी लेवल पे आपको डाटा कलेक्ट करना होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। उसके अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं, चाहे कुछ ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोल के चलते हैं। अब आते हैं आगे। अब मैंने एक वर्ड यूज करा, सेंसस। जिनको सेंसस का मतलब नहीं पता मैं याद दिला देता हूं। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ये जनगणना वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जो इंडिया में भी हर 10 साल में एक बार होती है। जनगणना का मतलब होता है जहां पे हम लोग आम पब्लिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, आबादी कितनी हो गई है, किस शहर में कितनी आबादी है, कितनी डेंसिटी है, लोगों का इनकम लेवल कैसा है, परिवार में बच्चे कितने हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, सब कुछ जो हम कलेक्ट करते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। और इंडिया में ये हर 10 साल में एक बार होता है। एक बार नहीं हुआ था, मतलब उसे एक तरह से हमने प्रिडिक्ट किया था सिर्फ, वो भी कोविड के ईयर्स में। और बात आती है 10 साल में क्यों होता है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। पॉपुलेशन आप जानते ही हो, आजादी के टाइम पे 30 करोड़ लोग थे, अब 140 करोड़ लोग हो चुके हैं, है ना। पॉपुलेशन रुकने का नाम नहीं ले रही, क्यों, क्योंकि हमारे वहां एक ट्रेंड चला हुआ है, हम 2 हमारे 8, हम 2 हमारे 7, हम 2 हमारे 10। अब थोड़ा सा ट्रेंड कम होता नजर आ रहा है, ठीक है, वरना वो ट्रेंड जो है वो चल रहा था। अब थोड़े से लोग एजुकेटेड हो गए हैं, उसकी बात हम कभी और करेंगे, जहां पे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में समझाया हुआ है कि पॉपुलेशन जो है लगातार राइज अप क्यों कर रही है। तो सेंसस, तो हम लोगों ने समझा कि स्टैट्स का मतलब क्या होता है, फिर हमने देखा सैंपल स्पेस वर्ड का मतलब क्या है, दूसरा पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। तो ये हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे डीप में थोड़ी देर में इसी वीडियो में, इस वीडियो के आखिरी में। दूसरा टॉपिक है वो क्या है, दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो है टू कॉम्प्रिहेंड द नीड फॉर कंसेप्ट ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें समझना होगा कि सैंपल
का जो कंसेप्ट है वो होता क्या है। दूसरा, पॉपुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी केस में पॉपुलेशन का क्या मतलब है, दूसरा सैंपल का क्या मतलब है। सैंपल स्पेस मैंने भी डिफाइन किया था, पॉपुलेशन में डिफाइन कर चुका हूं। तीसरा पॉइंट क्या आता है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। जब हम रैंडमली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके केस में प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम एक सिक्का उछालते हैं, है ना, मैं थोड़ी सी एक अच्छी सी बात करते हैं यहाँ पे, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। जब हम सिक्का उछालते हैं तो हम हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 मानते हैं और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, 1/2 होती है। इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि ऐसा केस जहां पे दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम सेम हो, हेड के आने की भी सेम हो, टेल के आने की भी सेम हो। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, अगर आपने एक सिक्का 10 बार उछाला है तो क्या जरूरी है 5 बार हेड ही आएगा और 5 बार टेल ही आएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर आपने सिक्का 4 बार उछाला, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार हेड आएगा और 2 बार टेल ही आएगा, इसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। मैंने यानी कि जब हम डेवलपमेंट टाइम पे रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज करो मैंने एक सिक्के को 1000 बार उछाल दिया, जब मैं सिक्के को 1000 बार टॉस करूंगा तो हो सकता है कि अराउंड 500 कुछ भी मान लो आप, 510 मान लेते हैं, इतनी बार हेड आ जाए और बाकी में 490 बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। यानी कि हम ये मान सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं कि जब हम बहुत लंबे रूट पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हाफ ऑफ चांस बनते हैं कि आधी बार हेड आए और आधी बार टेल आए। लेकिन कंफर्मेशन नहीं होता ये कि अगर आपने सिक्का 1000 बार उछाला है तो निश्चित ही निश्चित 500 बार हेड आएगा ही आएगा। तो अभी करके देख लेना, 4 बार सिक्का उछाल लो आप और लाकर दिखाओ 2 बार हेड 2 बार टेल, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन जनरली चांस जो है नहीं होते कि पक्का है ही कि 2 बार हेड ही आएगा और 2 बार टेल ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसी को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही प्रोबेबिलिटी बनाई गई है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, टू विजुअलाइज द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें समझना होगा कि एप्लीकेशंस क्या है भाई, यूज क्या है। हम प्रोबेबिलिटी पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने के बेनिफिट क्या है। तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े बड़े कैसीनो चल रहे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गैम्बलिंग एप्स चल रही होती हैं, वो सब किस तरह से चलती हैं, इसी कंसेप्ट के बेस पे एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि लोग जो गेम खेलते हैं इसको मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। यानी कि सपोज करो आप कसिनो में खेलने गए, है ना, आप लोग भाई अंधा पैसा आ रहा है किसी के पास, हो गया कसिनो में कि भाई आज तो पैसा सारा फूक के आऊंगा, या तो बिल्कुल अमीर या बिल्कुल कंगाल। तो भाई वो कसिनो में गए, ठीक है। अब कसिनो में किसी ने एक गेम देखा होगा, उसमें ना 1 से लेके 36 नंबर होते हैं। मैं खेले नहीं, क्या मैंने मूवीज में देखा है, ठीक है। कहीं सोचो भैया पता लगे यूट्यूब की वीडियो के बाद आप तो वहीं जाओगे, बिल्कुल कसिनो में एंट्री मारोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ सुनो, 1 से लेके 36 तक नंबर है। अब अगर 1 से लेके 36 तक हम नंबर मान लेते हैं तो मैं आपसे पूछूं कि सपोज करो कुछ ही बना लेता हूं मैं, 1 से लेके 1 2 यूं कर करके यहाँ पे 36 आएगा सपोज करो, और यहाँ पे एक बॉल घूम रही होती है, ठीक है। अब मान लो किसी ने लगा दिया बेट, इस पे लगा दिया 36 पे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई अगर 36 आया तो पैसे जो है वो क्या हो जाएंगे, 36 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 36 नहीं आया तो सारा पैसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/36। अब बात है 1/36 प्रोबेबिलिटी क्यों है उसको जीतने की, क्योंकि 36 में से सिर्फ एक नंबर है 36, ज्यादा नंबर नहीं है, एक ही नंबर है। और हारने की क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी, 35/36। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 36 में से एक चांस है उसका जीतने का और 35 चांस क्या है उसके हारने के। तो ये सारे प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है ना, वो इन सारी चीजों में क्या आता है, अप्लाई किया जाता है गेम्स में ही नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, या फिर हम ये नहीं कि सिर्फ बुरा यूज होता है, इसका अच्छा यूज भी होता है। हम लोग प्रेडिक्शंस करने के लिए यूज करते हैं इसे, इसको कि फ्यूचर में मतलब क्या क्या चांस होने वाले हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, अकरिंग ऑफ एन इवेंट, कि एक इवेंट जो है उसके होने की संभावना कितनी है और कितनी नहीं है। अब आगे समझते हैं इस बात को। फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है, टू बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सैंपल स्पेस, इवेंट्स, सैंपल पॉइंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें समझना होगा क्या डिफरेंस होता है सैंपल स्पेस में। सैंपल स्पेस आपको बता ही चुका भाई, किसी भी इवेंट के, ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट में क्या क्या चीजें अक्कर हो सकती हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सैंपल स्पेस। जैसे मैंने एक डाई रोल किया तो डाई पे 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक इवेंट हुआ, डाई का रोल किया था ना, उस पे आ क्या कह सकता है, ये 6 नंबर आ सकते हैं। तो 6 नंबर क्या बन जाएंगे, हमारे सैंपल स्पेस का पार्ट बन जाएंगे। इवेंट क्या होता है बात करेंगे, ठीक है, कि इवेंट्स मतलब बहुत सारे तरह के इवेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट होते हैं बहुत सारे। अब इवेंट क्या होता है, जैसे कि मान चलो मैं आपको ये बोलूं कि हमने डाई रोल किया, डाई पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये 1 आना क्या हो जाएगा, इवेंट। 2 आना क्या हो जाएगा, इवेंट। ओड नंबर का आना क्या हो जाएगा, इवेंट। अब कहीं को ओड नंबर ही नहीं पता होगा, ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ओड नंबर क्या की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डाइस पे, 3/6 1/2।
अब अगर देखें तो सैंपल पॉइंट्स और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट भी क्या होते हैं हमारे, अभी जो बात करी मैंने कि रैंडमली हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके बेस पे प्रोबेबिलिटी बनाई गई है। सिक्स्थ जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो क्या बोलता है, टू गेट familiarized with टेक्निक ऑफ वेन डायग्राम। हमें समझना होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप लोगों ने पहले पढ़ा था सेट्स वाले चैप्टर में, जिनको याद है थोड़ा सा याद दिलाता हूं मैं। सपोज करो मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके दो सेट बनाए, एक ए सेट एक बी सेट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे एक तरह का, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट ये बी सेट, और ये वो कॉमन पोर्शन जो मतलब ये वो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर भी आएंगे और बी के अंदर भी आएंगे। इस तरीके से हमारा अलग तरह का वेन डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद क्या आता है, इट्स यूसेज इन डिफाइनिंग इवेंट्स। इसका हम समझेंगे कि एक इवेंट को कैसे डिफाइन करता है और टाइप्स ऑफ इवेंट को कैसे डिफाइन करता है। वो सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कर रहे हैं आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हमें जो है वो पढ़ रहे हैं इस सीरीज के अंदर। 10 चैप्टर में मान लेता हूं मैं एक चैप्टर में 4 वीडियो बनते तो 40 वीडियो कम से कम इस सीरीज के अंदर बनेगी। प्लस मैं आप ये मान लो 5 से वीडियो प्रीवियस क्वेश्चंस को लेके, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेके और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, तो ऑलमोस्ट लगा लो कि कम से कम नहीं तो 45 वीडियो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिल सकती हैं। और ओनली ऑलमोस्ट हर एक मेरी जो सीरीज है उसमें आपको 40 से 45 वीडियो जरूर मिल लेती है। अब आगे समझते हैं। 7th में क्या आता है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एंड वेरियस ऑपरेशंस टू कॉम्प्रिहेंड द वर्किंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किस तरीके से काम करती है। तो उम्मीद है आपको सारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के टॉपिक के ऊपर, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। पहले समझते हैं सैंपल एंड पॉपुलेशन को। तो चलो, पॉपुलेशन में क्या आता है, डिसिप्लिन ऑफ स्टैट्स डील विद ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डाटा फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स। हम सब जानते हैं कि जो स्टैट्स है वो डील किस चीज से करता है यहाँ पे, एक तो ऑर्गेनाइज करने से डाटा को, क्योंकि एक डाटा क्यों बिखरा हुआ पड़ा है, आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो। अपने बच्चों ने भी ऑर्गेनाइज किया होगा। मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों की हाइट ले ली सिर्फ नंबर ऑफ फीट्स में या फिर सेंटीमीटर में, ठीक है, कि किसकी हाइट कितनी है, तो सेंटीमीटर हमने हाइट ले ली, फिर आप उसको अरेंज करते थे बचपन में टेली मार्क की फॉर्म में, ठीक है, तो वो भी क्या था फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, वो भी क्या था एक रो डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना। आप लोगों ने बचपन में ऐसे बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं जहां पे आप लोगों ने रो डाटा को कन्वर्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया, उसे ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं। फिर समराइज करना, समराइज करने के बाद एक पॉइंट और आता है, उसे बोलते हैं इंटरप्रेट करना, यानी कि सामने वाले को दिखाना ताकि वो डाटा को रीड आउट कर सके, अच्छे से समझ सके। तो समराइजिंग डाटा फॉर ड्राइंग कंक्लूजन, ताकि वहां से कंक्लूजन निकाल सके, जिसमें हम लोग बहुत सारी सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते थे, वो हम पढ़ेंगे भी इस सीरीज के अंदर चैप्टर्स के अंदर, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, हम लोग ओजिप्स भी बनाते थे। अब आगे देखते हैं, तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ डाटा, an investigation or experiment that result in a well defined collection of object constitute what is known as population। अब यहाँ पे देखो, एक इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट, जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट रिजल्ट इन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हो। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ना, ये चुराया गया है। ये वर्ड, ये जो पूरी डेफिनेशन है यूज होती है सेट के लिए। किसके लिए? सेट के लिए। मतलब ये सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे आपने कहा है ना, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये वर्ड सेट का यूज होता है। जिन लोगों ने सेट चैप्टर पढ़ा होगा ना, परिवार में वर्ड जरूर सुनने को मिला होगा। क्योंकि देखो, जैसे मान चलो मैं बोलता हूं कि भाई सेट है नेचुरल नंबर का, थोड़ा सा आते हैं टॉपिक से बाहर। सेट मान लो नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर सेट क्या होता है? 1 2 3 4, और ये यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब क्या कोई भी बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन आएगा यहाँ पर, वो ये बोलेगा इसके अंदर जीरो भी आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? तेरी अपनी मर्जी चलेगी। सबको पता है भाई नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होते हैं, यानी कि ये सेट जो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं कर सकता, कोई भी किसी से बहस नहीं कर सकता कि इसके अंदर जीरो भी आना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें जीरो डाल दिया ना तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेट बचेगा ही नहीं नेचुरल नंबर्स का। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज नोन एज पॉपुलेशन, उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। सपोज को आपको बोले कि भाई आपको सर्वे करना है, इसी को पॉपुलेशन ही बोलते हैं, आपको सर्वे करना है दिल्ली के लोगों के ऊपर। अब मैं दिल्ली के लोगों के ऊपर सर्वे करने के लिए बिहार जाऊंगा क्या? पागलों वाली बात कर रहे हो, है ना? तो भाई जब दिल्ली के ऊपर सर्वे करना है तो दिल्ली के लोगों के ऊपर सर्वे करूंगा, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कितने कितने बच्चे हैं, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो सब कुछ किसके ऊपर होगा? दिल्ली के ऊपर। तो दिल्ली के लोग क्या हो जाएंगे? मेरे पॉपुलेशन का ग्रुप, जो कि वेल डिफाइंड है। अब कोई बच्चा यूं नहीं बोलेगा कि इसके सर्वे करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत यूपी में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा यूपी में?
जब सर्वे मुझे दिल्ली के ऊपर करना है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो इफ द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड सेंसस। अब देखो, जब हमें, जैसे मैंने अभी आपको सेंसस वर्ड डिफाइन भी किया था कि जो भी मुझे डिजायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि जिस भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं सर्वे कर रहा हूं, अगर वो मेरे पास अवेलेबल हो जाए उस ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। अब अगला पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो डिडक्टिव रीजनिंग, एक हमारे पास क्या होता है यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो व्हेन अ सैंपल इज डिराइव्ड फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन, जब हम पॉपुलेशन में सैंपल बनाते हैं, क्योंकि देखो अब मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, क्या कि एक तो हम करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे, एक हम करते हैं सैंपल के ऊपर सर्वे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये सैंपल स्पेस वाला सैंपल नहीं है और ये पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि ना आपको पूरे इंडिया में सर्वे करना है, पर क्या इतना आसान होगा पूरे इंडिया में हर एक लोगों का सर्वे करना? इंडिया की आबादी भाई 140 करोड़ है। अगर मैं 40 करोड़ के लोगों की बात करूं तो एक तो कॉस्ट फालतू लगेगी, ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा लोग लगेंगे सर्वे करने के लिए, ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ। तो जो हम पूरी पॉपुलेशन को डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हम डाटा को अच्छे से कलेक्ट कर लेते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन अब बाद में सैंपल का मतलब क्या है? सैंपल का मतलब क्या होता है कि हमने इस बहुत बड़े पॉपुलेशन में से थोड़े से लोग बाहर निकाल लिए। एक तरह से ये बात हो गई, समुद्र में से मैंने एक बाल्टी पानी निकाल लिया, अब मैं उस पानी का सर्वे करके मैं बताऊंगा कि समुद्र का पूरा पानी कैसा है। तो वही सेम इसके अंदर है, मैंने पॉपुलेशन में से क्या कर दिया, कुछ लोग बाहर निकाल लिए, कुछ सैंपल ऑफ लोग उठा लिए जो इस पूरी पॉपुलेशन को डिनोट करेंगे, और मैंने क्या कर दिया, सर्वे उन लोगों के ऊपर। और जब मैं उन सैंपल ऑफ ग्रुप के ऊपर सर्वे कर दूंगा तो वहां से जो पूरी इंफॉर्मेशन आएगी वो पूरी इंफॉर्मेशन मानूंगा किसकी है, पॉपुलेशन की है। सपोज करो जैसे मान लो आपको बोला कि आप किसी फैक्ट्री ए में जाओ, वहां जाकर सर्वे करके आओगे वहां पे लोगों का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, तो आपने सब लेबरों से बात ना करके गिन के कुछ लेबर उठा लिए हर एक डिपार्टमेंट में से, आपने उनसे उनका वर्किंग एनवायरनमेंट पूछ लिया, ठीक है। तो जब आप उनका वर्किंग एनवायरनमेंट पूछोगे तो उससे आपने पूरी कंपनी के हालात का पता लगा लिया, इससे टाइम कंज्यूम भी नहीं हुआ, पैसा ही फालतू नहीं लगा, इजीली आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन यहाँ पे दिक्कतें कुछ हो सकती हैं, क्या? अगर मान लो सैंपल में जो आपने लोग उठाए थे अगर वो लोग करप्ट निकले या फिर आपको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाए तो फिर वो डाटा क्या होता है, बेकार हो जाता है। सपोज करो कंपनी के कुछ बंदे तो आपने उठाए, वो कंपनी के पहले सेटअप थे कि भाई हमें ना ये बंदे भेजने हैं क्योंकि ये हमारी कंपनी की तारीफ करके आएंगे, तो फायदा क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिडक्टिव रीजनिंग। यानी कि जब हम पूरी पॉपुलेशन पे डाटा ना कलेक्ट करके सिर्फ कुछ लोगों पे डाटा कलेक्ट कर लें और पूरी इंफॉर्मेशन दे दे पूरी पॉपुलेशन के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। अब एक क्या होता है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव का रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी डाटा के बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे यहाँ पे देखो, व्हेन द सैंपल इज यूज्ड टू डिडक्ट और इन्फर द पॉपुलेशन, इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज डिप्लॉयड फॉर इन्फरिंग द पॉपुलेशन, द टेक्निक इज रेफर्ड टू इंडक्टिव रीजनिंग। इसका मतलब क्या है कि किसी कोई ऐसी रीजनिंग जब हम किसी भी डाटा के बेस पे, किसी भी ग्राफ के बेस पे फ्यूचर की प्रेडिक्शन करें। जैसे सपोज करो कि मान लो आप लोग जीडीपी ग्रोथ की बात करते हो कि भाई हम लोग जो है किसी भी कंट्री ग्रोथ उसकी नेशनल इनकम से देखते हैं, फिर जीडीपी ग्रोथ से देखते हैं। तो जब हम जीडीपी ग्रोथ को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगले साल जीडीपी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, फिर कितनी होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अपना यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग। यानी कि जब हम प्रीवियस बेसिक पे एक नया बेसिक बनाते हैं, एक नई प्रेडिक्शन करते हैं, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। उम्मीद है आपको आज की वीडियो के हर एक टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ये था हमारा पहले चैप्टर का पहला वीडियो, यानी कि इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो, जहां मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि लेसन नंबर 1 होता क्या है। हमने देखा कि हम सीरीज को कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस के लिए, ठीक है। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।